मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सुनील सोरान, एडवोकेट, बीजेपी के बड़े धुरंधर वक्ता हैं ये। मैं भले ही बीजेपी का वर्कर हूं, बीजेपी को पसंद करता हूं, मैं माननीय मोदी जी की नीतियों को पसंद करता हूं, मैं जानता हूं कि ये देश को बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार चीजें इनसे भी मिस हैंडल होती हैं। महाविभूतियां हैं हमारे देश की, जो हमारे प्लेयर्स हैं, पिछले 10-15 दिन से जंतर मंतर पर एक आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं, एक ऐसे 2% के गुंडे के खिलाफ। मनोहर लाल जी, ये गलत आदमी है, आप इसको सपोर्ट ना करें, इसको शील्ड ना करें। और यही बात मैं माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने सोशल मीडिया से भी मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है कि इन बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर इन बच्चियों के साथ अन्याय हो गया तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि ये है जाटों का प्री प्लान, जाटों के खिलाड़ी है और जाटों के ही खिलाड़ी है, जाटों का ही अखाड़ा है, जाटों की ही कांग्रेस है। क्या कारण है कि इस देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया? एक 2% का गुंडा जो 1000 लड़कियों के साथ यौन शोषण कर चुका है, और उसके बावजूद भी आप लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से तो इनको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है, और वहां कोई एक भेड़िया इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो मेरे ख्याल से घर भी नहीं बता सकते। कई प्लेयरों ने पहले मोदी जी को बता चुके, मोदी जी ने डोंट वरी, बोले रिलैक्स रहो, आप ज्यादा वो मत लो दिल पे, मैं हूं ना, उनको ये कहा था। लेकिन आज तक मैं हूं ना, वो मोदी जी का मैं हूं ना ही होके रह गया। मैं अपनी तरफ से जरूर ये कहना चाहूंगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना डिले मत करो, इस आदमी को तुरंत सलाखों के पीछे डालो, इन बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए। आपकी जो बीजेपी के लीडर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े बड़े, वैसे तो ये उन खिलाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े टीआरपी लेते हैं साहब। आज आपका बीजेपी का एक भी लीडर, और चलो जाटों की बात निकल के आई है तो हम जाटों की कर लेते हैं, जाटों के लीडर ही सामने नहीं आके बोल रहे हैं, तो सब क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या वजह है, क्यों? सांप सूंघ गया, कुर्सी चली जाएगी, दोबारा टिकट नहीं देंगे। बबीता फोगाट भी अपना स्टैंड कहीं क्लियर नहीं कर। कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट थी। अब मुझे तो बबीता फोगाट के कंडक्ट पर भी बड़ा सरप्राइज हो रहा है। आज वो कह रही है कि मुझसे रिपोर्ट छीन ली, मुझे रिपोर्ट पढ़ने नहीं दी। अरे मेरी बहन, तू उस दिन कहां थी जब ये सब तेरे साथ हो रहा था? तुझे पता है इतना बड़ा मुद्दा है। मांग की है, बेटियों के साथ हूं मैं, ये मेरी बेटियां हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। उनके आंसू देख के मेरी भी आत्मा में बहुत तकलीफ होती है। 100 लोगों को पास देकर वहां जयकारा बुलवा देते हैं मुख्यमंत्री साहब, और मुख्यमंत्री साहब का घमंड इतना है कि साहब उनके चेहरे पे, उनकी आंखों पे, उनके मूंछों पे इतना घमंड झलकता है जैसे साहब वो अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं, मैं आपको ये दे रहा हूं। उन्होंने कभी आज तक ये नहीं कहा हमारी सरकार, अभी बीजेपी हार के कगार पे है हरियाणा प्रदेश में। ये आज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लांबा साहब चुनाव बताएगा, और आप देखना चुनाव में दोबारा से तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, और मनोहर लाल जी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में, और चरखी दादरी में मौजूद हैं तो हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं, बीजेपी के बहुत अच्छे वक्ता हैं, नेता हैं मेरे साथ खास बातचीत में। आप पहचान ही गए हैं हमारे साथ खास बातचीत में कौन है, जो अपनी बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रखते हैं, और पूरे किसान आंदोलन से लेकर आज तक संदीप सिंह के मामले तक, यहाँ तक भी इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रखी है, ना झुके हैं ना रुके हैं, और जो कुछ इनके मन में था वो कैमरे के सामने इन्होंने बोला है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सुनील सोरान, एडवोकेट, खास बातचीत में बीजेपी के बड़े धुरंधर वक्ता हैं ये। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे, पहलवानों के मुद्दों को लेकर यह क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में आज भी ये पहलवानों के खिलाफ जाने वाले हैं, तो क्या पहलवानों के पक्ष में आने वाले हैं, यह तो इनसे बातचीत करके ही पता चल पाएगा कि सुनील सोरान बीजेपी की तरफ से क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तो इनसे कई मुद्दों पर और भी बातचीत होगी। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। एक बार पुनः ऐसे फिर एक ज्वलंत मुद्दे पर हम आपके इस पॉपुलर न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने विचार हम अपने भाइयों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ या देश के लोगों के साथ साझा कर पा रहे हैं। लांबा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कोई मुद्दा हो, हम जो हमारा दिमाग, जो हमारे अंदर उसको सामने देख के आती है बात, उन विचारों को रखें। और आप जैसा एक पॉपुलर मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, वो हमारी विचारों को और हमारी बातों को और दूर तक पहुंचाता है। बहुत से लोग हमारे को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में उतरते हैं, कुछ कहते हैं हाँ सुनील भाई आप अच्छा कह रहे हो, कुछ गालियां निकालते हैं, भला बुरा कहते हैं। खैर, ये तो इतिहास अपने आप, जो हिस्ट्री है, जज करेगी हम सही थे या गलत थे। लेकिन मैं आपका आभारी हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप मुझे दोबारा मौका दे रहे हैं अपने इस पॉपुलर चैनल पर, आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर, जहां देश की जो महाविभूतियां हैं हमारे देश की, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो आज पिछले 10-15 दिन से
जंतर मंतर पर एक आंदोलन को लेकर बैठे हुए हैं, एक ऐसे 2% के गुंडे के खिलाफ जिसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं सोचता था कि ये काम सरकार स्वयं अपने लेवल पर करेगी, पर बड़ा दुखद पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर ये एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर तो बहुत पहले दर्ज हो जानी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ये और दूसरा दुखद पहलू है। मेरे साथ सुनील जी बैठे हैं। आपने सुनील सोरान एडवोकेट, आपने बातचीत अक्सर सुनी होगी, किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ रहे हैं, किसानों के खिलाफ बातचीत। किसानों के कभी खिलाफ नहीं था। वो जो 3 कानून थे, मैं पहले बहुत बार कह चुका, वो तीनों कानून इन किसानों के हित में थे। किसानों को बहकाया बरगलाया गया, लोगों ने मिसयूज किया, वो इतना लंबा चौड़ा आंदोलन लगाया और किसानों ने और हमारे खाप चौधरी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। ये आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन आज जो मामला, आज आप पहली बार पहलवानों के साथ नजर आ रहे हैं हमारे। वो जो महिला कोच का मामला था, मैंने उस मामले में भी स्पष्ट सामने बाहर निकल के कहा था कि संदीप सिंह की गलती है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इसको जेल में डालो, इसको बाहर निकालो कैबिनेट से। ऐसा नहीं है। जहां अन्याय होता दिखता है, मैं भले ही बीजेपी का वर्कर हूं, बीजेपी को पसंद करता हूं, मैं माननीय मोदी जी की नीतियों को पसंद करता हूं, मैं जानता हूं कि ये देश को बदलने का काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार चीजें इनसे भी मिस हैंडल होती हैं। अब की बार खट्टर जी की नीतियाँ नहीं आई, अब मोदी जी की नीतियाँ आ गई। अब की बार खट्टर जी का नाम नहीं लिया आपने। अगर हम मनोहर लाल खट्टर की नीतियों को हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैंने हमेशा कहा। लेकिन वो जो महिला कोच का मामला था, उस मामले में मैंने बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया था और मैंने कहा था, नहीं मनोहर लाल जी, ये गलत आदमी है, आप इसको सपोर्ट ना करें, इसको शील्ड ना करें। और यही बात मैं माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने सोशल मीडिया से भी मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है, चिट्ठी लिखी है कि इन बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर इन बच्चियों के साथ अन्याय हो गया तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। सुनिए जी, चलो बहुत अच्छी बात है, खिलाड़ियों की देर आए दुरुस्त आए, आज खिलाड़ियों के साथ में मौजूद है। मुझे एक समस्या बहुत खरक रही है और लोगों को भी। लोग कहते हैं कि ये है जाटों का प्री प्लान, और जाटों के खिलाड़ी हैं और जाटों के ही खिलाड़ी हैं, जाटों का ही अखाड़ा है, जाटों की ही कांग्रेस है। लांबा साहब, ये आंदोलन ना केवल बीजेपी को एक आई ओपनर का काम कर रहा है, साथ साथ हमारे जाट समाज को भी कह रहा है। जाट समाज के चौधरियों को, हमारे खाप चौधरियों को, हमारे किसान नेताओं को इस बात से अब तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि मुझे इस बात से खुशी हुई कि आज आपके चैनल पे मुझे देखने का मौका मिला, जहां हरियाणा के अलग और दूसरे हिस्से जहां से पहले सपोर्ट नहीं आता था, वहां से भी लोग निकल के आ रहे हैं इन पहलवानों के पक्ष में। लेकिन सिविल सोसाइटी के वो लोग जिनको इन बच्चों के इन पहलवानों के पक्ष में जिस तरह से आना चाहिए था, जिस तरह से सभी जातियों को एकजुट होकर इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए। उसमें कहीं ना कहीं कारण, और ये इन्हें इंट्रोस्पेक्ट करने की, मतलब अंदर आत्मा से सोचने की जरूरत है हमारी खाप पंचायतों को, खाप लीडर्स को, इन किसान नेताओं को, कि क्या कारण है कि इस देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया। एक 2% का गुंडा जो 1000 लड़कियों के साथ यौन शोषण कर चुका है, और उसके बावजूद भी आप लोगों को वो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए था। तो इसके लिए हमारे खाप चौधरियों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और वैसे तो मैं पहलवानों की इस बारे में गलती नहीं मानता, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इन्होंने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। ये बेचारे सब गरीब परिवारों से आते हैं, कोई बेचारा कंडक्टर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई साधारण पुलिस वाले का बेटा है, किसी क्लर्क का बेटा है, बेटियां हैं, बल्कि बड़ी मुश्किल से तो इनको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। और वहां कोई एक भेड़िया इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, तो मेरे ख्याल से घर भी नहीं बता सकते, और घर बच्चियां बताएंगी तो डर भय रहता है, पता नहीं कल का क्या होगा। और ये डर भी सच्चा है। आप देखो 12 दिन 13 दिन हो गए एफआईआर दर्ज हुए, आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना पावरफुल आदमी है। उस पावरफुल आदमी के खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इन बेटियों को, मैं ये कविता और डायलॉग सोशल मीडिया पे और चैनलों पे डायलॉग और कविता सुना रहा है। हाँ, वो अपनी ताकत, वो अपना घमंड, वो अपनी ताकत उसमें चूर है। उसे लगता है तेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो मोदी जी भी, अमित शाह भी डरते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन और मुझे ये नहीं पता, मुझे विश्वास है उन पर। वैसे तो मोदी जी पर, अमित शाह जी पर मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास होता साहब। गीता फोगाट ने, कई प्लेयरों ने पहले मोदी जी को बता चुके, उन्होंने अपने बयान में बोला, आपने देखा होगा, मोदी जी ने डोंट वेरी, बोले रिलैक्स रहो, आप ज्यादा वो मत लो दिल पे, मैं हूं ना, उनको ये कहा था। लेकिन आज तक मैं हूं ना, वो मोदी जी का मैं हूं ना ही होके रह गया। कोई कार्रवाई होगी, आप ये मान के चलो लांबा साहब, होगी। बट ये कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है कि मैं मोदी जी के जो विजन पर, उनकी अप्रोच पर, उनके फैसलों पर कोई क्वेश्चन लगाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है और मैं जानता हूं वो राइट समय पर राइट कदम उठाएंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से जरूर ये कहना चाहूंगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना डिले मत करो, इस आदमी को तुरंत सलाखों के पीछे डालो। इन बच्चियों के साथ न्याय होना चाहिए, और ऐसा न्याय होना चाहिए कि आज के बाद
कोई भी फेडरेशन का ऐसा अध्यक्ष इन हमारी बेटियां जो हैं प्लेयर्स हैं उनके साथ इस तरह मिसयूज ना कर पाए। और बाकी समाज के लोगों, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये देखने को भी आता है, जैसे आपने कहा कि ये तो जाट समाज के बच्चे हैं, निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जाटों के बच्चे स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा कर रहे हैं। हर कास्ट का अपना एक कैरेक्टर होता है, लेकिन इन जाटों का ये कैरेक्टर भी है कि कोई दूसरे किसी समाज की बच्ची ऐसे बैठी होती तो मैं गारंटीड कहता हूं हमारे यही खाप के लोग उस बच्चियों के लिए भी जो जाट समाज की नहीं होती उनके लिए भी ऐसे ही खड़े हो जाते। ये हमारा कैरेक्टर है, हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते हैं। कोई अगर गलत कहीं हो रहा होता है तो हम उसके खिलाफ जरूर जाते हैं, जाटों का कैरेक्टर है। और आज तो जाट की बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो वहां तो खड़ा होना ही है, लेकिन जो समन्वय बनाने की जरूरत है जाटों को दूसरे समाज के साथ, वो भी जरूरी है। कभी हमारे अहंकार से, हमारी एरोगेंस से, हमारे किसी हरकत से अगर किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को बुरा लगा हो तो हमें उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, क्षमा भी मांगनी चाहिए और उनके साथ हमारे को अपना दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाना चाहिए। सुनील जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आपके जो बीजेपी के लीडर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े बड़े, वैसे तो ये उन खिलाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े टीआरपी लेते हैं साहब, उनके माँ बाप, उनके सगे संबंधियों को भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जाता और ये वहाँ कुंडली मार के बैठ जाते हैं टीवी पे, अरे हमारा बच्चा हमारे गांव का, हमारा देश का आया है, और साहब अखबारों में भरे पड़े होते हैं इनके स्लोगन। आज आपका बीजेपी का एक भी लीडर, और चलो जाटों की बात निकल के आई है तो हम जाटों की कर लेते हैं, जाटों के लीडर ही सामने नहीं आके बोल रहे हैं तो सब क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या वजह है, क्यों? सांप सूंघ गया, कुर्सी चली जाएगी, दोबारा टिकट नहीं देंगे, कुछ तो बात है। लामा साहब, मुझे लगता है कि मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए सही आदमी नहीं हूं। मैं तो इतना कह सकता हूं, मुझे जब भी लगा कि मेरी पार्टी के लिए मुझे खड़ा होना चाहिए, मैं हमेशा खड़ा हुआ हूं। कि कहीं ना कहीं जैसे जनवरी में लोग इकट्ठे हुए, जो एक कमेटी बनी, कमेटी ने जैसे अपनी रिपोर्ट दी और जिस प्रकार से प्रॉमिस अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री उन्होंने किया और उसके बाद इन्हें दोबारा बैठना पड़ा तो चीजें मिस हैंडल। साहब, अनुराग ठाकुर की बस की बात नहीं है, वो बहुत छोटे नेता हैं साहब। इस पे कार्रवाई, अगर दबंग बाहुबली पे कार्रवाई मोदी और अमित शाह जैसे जो देश के हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं वो ही कर सकते हैं, बाकी अनुराग ठाकुर जैसों की बस की बात ऐसा नहीं है लांबा साहब, ऐसा ही है, बाहुबली नेता है। लांबा साहब, कुछ चीजें बड़े मुश्किल हो जाता है समझना। अब जैसे उस कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट थी, अब मुझे तो बबीता फोगाट के कंडक्ट पर भी बड़ा सरप्राइज हो रहा है। आज वो कह रही है कि मुझसे रिपोर्ट छीन ली, मुझे रिपोर्ट पढ़ने नहीं दी। अरे मेरी बहन, तू उस दिन कहाँ थी जब ये सब तेरे साथ हो रहा था? तुझे पता है इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा फ्लेयर अप हो रखा है, सबकी साख है वो स्टेक पर है, आपके अपने परिवार की जो साख है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठ रहा है, तो आपको तो उस दिन बाहर निकल के बोल देना चाहिए था कि ऐसा बर्ताव मेरे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कंप्लेन की जानी चाहिए थी। अब तो चीजें छुपी नहीं है और आप उस दिन बहुत कमजोर थी शायद जब आप शुरुआती अपने कैरियर में थे। आज तो आप बेटियां कमजोर नहीं है, आज आपने वो मुकाम पा लिया है, आज तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने करियर की शुरुआत में होते हैं तब तो आपके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, आपको डर होता है, भय होता है, आपको ये लगता है कि पता नहीं कल कोई खेलने देंगे कि नहीं खेलने देंगे। स्पोर्ट्स में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन आज तो आपका क्या बचा है? अब तो आपका गेम है वो ओवर हो चुका है, आप उन सब चीज़ों से आगे उठ चुकी हैं। लेकिन बबीता फोगाट भी अपना स्टैंड कहीं क्लियर नहीं कर पाई, क्या आपके दादरी से आती है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन, तो क्या लगता है स्टैंड क्लियर करना चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल, उस बबीता को, हमारी बहन को तो सबसे पहले क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि उनकी बहन बैठी है। हाँ हाँ, सगी बहन, उसकी सगी बहनें बैठी हैं, उनकी सगी बहनें बैठी हैं, तो उनको क्लियर करना चाहिए था अपना स्टैंड, 100% उसको क्लियर करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि तो सत्ता। मैं कैसे इल्ज़ाम लगाऊं इस बात का, ये मेरा नहीं बनता अधिकार कि मैं इस तरह का इल्ज़ाम कोई लगाऊं, लेकिन ये सही बात है कि उन्हें स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, ऐसा मैं सोचता हूं। बाकी तो बहन है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि वो क्यों नहीं ऐसा कर पाई। सुनील जी, चलो आप खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी के साथ आपने मांग की है, बेटियों के साथ हूँ मैं, ये मेरी बेटियां हैं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, उनके आंसू देख के मेरी भी आत्मा में बहुत तकलीफ होती है और मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ। उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आपके बीजेपी के नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आज आपकी पार्टी कहीं ना कहीं दो राहें पे खड़ी है, चुनाव आ चुका है, उधर पलेरो का मुद्दा, आप स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए, आपके नेता आज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मुश्किल हो रही है, गांव में घुसने के लिए भी आपके लाले पड़े हुए हैं आपके नेताओं को। अब जाएंगे या नहीं जाएं कभी डंडे जूते ना पड़ जाएं। शुरुआती वो तो लामा साहब जब किसान आंदोलन चल रहा था साहब, अब भी ऐसा ही है, मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल जी अभी वो क्या एक प्रोग्राम चलाया, हाँ, संवाद यात्रा उनकी संवाद यात्रा चलाई है मुख्यमंत्री साहब ने, 20,000 साहब साथ में पुलिस लेके चलते हैं,
साहब उसमें पैरा मिलिट्री पुलिस के जवान और साहब खुफिया तंत्र सूखिया तंत्र पता नहीं क्या क्या तंत्र साथ लेके चलते हैं। उसके बाद वो प्रोग्राम कर रहे हैं। साहब राजा जी अगर प्रजा से मिलने आते हैं तो राजा जी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि प्रजा के अंदर जाएंगे तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो साहब अगर इतना ही राजा जी को डर सता रहा है तो कहीं ना कहीं राजा जी में कमी है, उनके सिपा सालार में जरूर कमी है। सुनील जी क्या कहेंगे? लांबा साहब, मीडिया में चटपटी बातें करने का एक मीडिया का रहता है, तो आप ये चटपटी बातें कर, साहब बात आई है तो चटपटी मिर्च मिर्च मसाला लगाने से टीआरपी मिलती है। आप लो टीआरपी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। आप चटपटी बातें, अदरवाइज देखो कितना अच्छा कदम है। क्या बात है, बहुत अच्छा सलूट करता हूँ। साहब राजपूतों का भी गांव है, उसमें पूरा गांव नजरबंद कर दिया। हर घर के, सब मैं गया हूं सर्वे करके आया हूं, हर घर के सामने काले झंडे दिखाने थे उन लोगों को। कलिंगा के अंदर 3 पंचायत, हर घर के सामने पुलिस के जवान लगा दिए गए। मुख्यमंत्री साहब वहां से चले जाते हैं जब उनको घर से बाहर नहीं निकल लिया जाता था। सबके पास का फंडा नहीं समझ में आया, 100 लोगों को पास देकर वहां जयकारा बुलवा देते हैं मुख्यमंत्री साहब। साहब वो अपनी जेब से दे रहे हैं, इतना घमंड किस चीज का? सब छोटे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कोई आवाज उठाता उसको दबा दिया जाता है। हर व्यक्ति के पीछे कमांडो एक फोर्स खड़ी है। ये कहाँ का सवाल? नहीं लांबा साहब, नहीं लांबा साहब, ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गरीब की, जो भीड़ का अंतिम व्यक्ति है, उसकी चिंता। तभी बीजेपी हार के कागार पे है हरियाणा प्रदेश में। ये आज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चुनाव है, सिचुएशन बनी हुई है सुनील जी। नहीं लांबा साहब, ये तो चुनाव जी आप मान लीजिए, आप बीजेपी के अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं। लांबा साहब चुनाव बताएगा, और आप देखना चुनाव में दोबारा से तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और मनोहर लाल जी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले। आप डर डर के गांव में आप घुस रहे हो। हर सब मुख्यमंत्री साहब 15-20 हजार पैरा मिलिट्री सिल्ट्री लेके और साहब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। साहब हमने तो वैसे मुख्यमंत्री कभी नहीं देखे, कोई डर सता रहा है। नहीं लांबा साहब, आपने पहले मुख्यमंत्री इस तरह गांव में जाते ही नहीं देखे होंगे, जाते नहीं थे। अरे नहीं लांबा साहब, क्यों नहीं देखे? चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट में बैठ के राज चलाने वाले लोग होते थे। या साहब आपकी कमी है जब जा रहे हैं आप। नहीं, जनता के काम नहीं हो पाए, पूरी जनता तरसता है। भ्रष्टाचार का नाम लिया था आप लोगों ने, जड़ से खत्म करेंगे। आज भ्रष्टाचार 5 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। पहले जो काम 100 रुपए में हो जाता था, आज वो काम 5,000 रुपए में हो रहा है। और आप जनता के बीच जाइए, किस तरीके से जनता दुखी है। फैमिली आईडी के लिए दुखी है, राशन के लिए दुखी खड़ी है, सब भ्रष्टाचार के लिए दुखी खड़ी है। अधिकारी कोई मानता नहीं है, पानी के लिए दुखी है, बिजली के बिल के लिए दुखी है, हर आदमी दुखी खड़ा है आज। तो राजा जी को डर है कहीं जनता तुम्हें आईना ना दिखा दे। तो भाषणबाजी मीडिया के अंदर इस तरह, आज ये कमी है वो कमी है, अच्छा लगता है जब आप इसको दिखाओगे तो लोगों को फिर एक अट्रैक्शन बनेगी। देखो लांबा साहब ने कितने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए। बट हकीकत इससे दूसरी है। हकीकत ये है कि आज बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, अच्छे फसलों के भाव मिल रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसको उसका जो अधिकार है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में मिल रहा है। सुनो लांबा साहब, राशन उसको डायरेक्ट मिल रहा है। आज जैसे जिस तरह चीज़ों को कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन किया है, लोगों को ये जो हमारे लोग ये जो सरल सेवा केंद्र बने हैं, इसके तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पहले से बहुत। सुनो लांबा साहब, बहुत सुनील जी के कमेंट में जो बता रहे हैं अभी, कमेंट में अभी राय जरूर दीजिए। एडवोकेट सुनील जी जो बातें कर रहे हैं, जो सुविधा गिना रहे हैं राजा जी की, क्या वो सुविधाएं आप तक पहुंची हैं? क्या वो सुविधाएं आप तक पहुंचे हैं? अपनी राय सुनील जी के बारे में लिख के जरूर दीजिए। लांबा साहब सुनो लांबा साहब, प्रदेश के लोगों को मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहिए। मैं गांव का सरपंच रहा हूं, पेंशन बनाना एक बड़ा समस्या का काम आता था। पेंशन कट चुकी है पेंशन। सुनो लांबा साहब, एक डॉक्टर आता था, वो कभी वेरीफाई करता था, उसको लोग पैसे देते थे। अभी एक मुद्दा, एक उदाहरण भी माननीय मनोहर लाल जी ने दिया कि एक पुरुष ने विधवा पेंशन बनवा रखी थी। ये हालात था इस प्रदेश का, ये हालात थे। जो डिजर्विंग था वो तो बेचारा कहीं कोण में बैठा रहता था। 45-45 साल के लोग जो करोड़ोंपति आदमी हैं वो ये बुढ़ापा पेंशन एंजॉय करते थे। कोई विडो हो जाती थी, वो विडो पेंशन भी लेती थी। वो अगर उनका कोई हस्बैंड जॉब में था तो वो पेंशन भी क्लेम करती थी। सेकंड मैरिज कर लेती थी, वो तीसरा वहाँ से भी क्लेम लेना शुरू कर देती थी। ऐसे बहुत मामले हुए, उन सबको स्क्रूटिनाइज किया गया। आज लांबा साहब ये है कि जैसे ही आप 60 साल के हुए, आपको कोई फॉर्म भरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर लेटर आ जाता है कि भाई आप अब एलिजिबल हो गए हैं, आप 60 साल के हो गए हैं, और अब ये जो 2,500 जो पेंशन हो गई है, वो पेंशन आपके अकाउंट में सीधा आना शुरू हो जाती है, चक्कर नहीं काटने। ये सब सुविधाएं डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। उसे लगाने में और उसको ऑपरेशनल करने में कुछ दिक्कतें तो आई हैं सरकार को, मैं नहीं कहता नहीं आई, भागदौड़ भी करनी पड़ी है। और इसलिए मनोहर लाल जी बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि CSC सेंटर
अपने घरों में बनाओ या अपने नज़दीकियों के बनवाओ, लोगों को जाके हेल्प आउट करो और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाओ। कार्यकर्ताओं से रेगुलर ऐसी रिक्वेस्ट रहती भी है और हम अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं। सीएससी सेंटर पर कोई गरीब व्यक्ति है जो पीपीपी मोड में आना चाहता है या बुढ़ापा या विधवा पेंशन में कोई क्लेम करना चाहता है या विकलांग पेंशन क्लेम करना चाहता है, तो वहाँ उसका डेवलप हो। तो लांबा साहब ये क्रांति लेके आए हैं मनोहर लाल जी। बहुत अच्छी क्रांति। मैं कह रहा हूँ, दुखद बात यह है कि जो क्रेडिट मनोहर लाल जी को आज मिलना चाहिए था, शायद हम कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं कोई वीकनेस रही है, कमी रही है, हम उसको उस लेवल पर उजागर नहीं कर पाए। वरना इन्होंने पूरे सिस्टम में बदलाव करने का प्रयास न केवल किया है। तो ये जो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोना जी खास बातचीत बने, जो बातें बता रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप क्या वास्तव में जो बातें बता रहे सहमत हैं? क्या आपके अकाउंट में फसल का पैसा पहुंचा? क्या समय पे आपकी फसल बिकी? क्या गिरदावरी समय पे हो चुकी है आपकी? साहब बुढ़ापा पेंशन सही मिल रही है आपको? साहब राशन कार्ड बना या नहीं बना आपका? बीपीएल कार्ड कट चुका है? साहब फैमिली आईडी से आप कितने दुखी हैं? और पता नहीं 1000 लाइन की बातें हम बता दें आपको, कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश को चमन बना दिया? क्या प्लास्टिक की सड़कें बना दी? क्या गुंडा राज खत्म हो चुका है? भ्रष्टाचार खत्म है? क्या हमारे सरकारी अधिकारी मान रहे हैं आप लोगों की? ऑफिसों में सही समय पे आते हैं जाते हैं? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है? साहब ये आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट में राय ज़रूर लिख डालिए, क्योंकि सॉरी, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोनान जी खास बातचीत में हैं। ये खिलाड़ियों के साथ ज़रूर हैं और खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं पुरजोर से, लेकिन वहीं सरकार का गुणगान भी कर रहे हैं और ऊपर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। क्या राजा जी आपके बीच आएंगे? क्या इतनी बड़ी सेना लेके आएंगे आपसे मिलने के लिए? क्या राजा जी आपको पास बांटेंगे आपको कि ये 100 लोगों को पास दे दीजिए, उनसे जयकारा लगा के चलते बनेंगे राजा जी? और उसमें से 1-2 गलत लोगों को पास दे दिया, वो आवाज़ उठाते हैं, हर के पीछे एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है, उसको नीचे दबा देते हैं। राजा जी अगर संवाद कर रहे हैं तो अपना संवाद सुनाने आए हैं कि लोगों की सुनने भी आए हैं? एक राजा जी भिवानी ज़िले में आते हैं, साहब 10,000 15,000 शिकायतें उनके पास आ जाती हैं, तो राजा जी कहाँ तक सही हैं? 15,000 शिकायतें राजा जी को सौंप दी जाती हैं और फिर कहते हैं कि हमारा सतयुग आ गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी राम राज ला दिया। तो आप कितने सहमत हैं? साहब ये जनता जानती है, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सुनील जी बहुत अच्छी बात है। सारे सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाए और मेरा भी यही मन रहता है कि मीडिया के साथी बजाय कि उल्टे सीधे कामों में पॉपुलैरिटी गेन करने के, ये जो मुद्दे हैं इनको रेगुलर उठाएं, इस पर वर्कआउट करें, होमवर्क करें। और मैं जो आपने मुद्दे उठाए, एक दिन इसी बात पर होमवर्क करेंगे, मैं वर्कआउट करके दूंगा आपको। केवल इन मुद्दों पर जो पिछले 8-9 साल में 10 लोगों का आपने न्याय दुआया, हमारी कैमरे के हमने दिखाया है। वो लोग तड़पते घूम रहे थे, आपके बिजली ऑफिस का मामला था, वो पता नहीं कहाँ लंबा लंबा घूम के रोने लगा था, और आपने चुटकियों में एक एक्शन और जेई तक आपके पैर पकड़ने लगे थे। वो काम मात्र 10-15 हज़ार में नहीं तो उससे 1.5-2-2.5 लाख रुपए मांग रहे थे। वो था, वही मैं कह रहा हूँ लंबा साहब, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और मैं इसलिए एग्जीक्यूट उन कामों को कर पाया क्योंकि ऊपर बैठा जो प्रदेश में मुखिया है वो ईमानदार है, वो चाहता है काम हो। अगर उसकी नीयत खराब होती तो वो अधिकारी तो मुझे वहां से भगा देते, मेरी थोड़ी सुनते और हम उस गरीब को न्याय नहीं दिला पाते। तो लांबा साहब, मैं आपके साथ इस बात में डिबेट करने को तैयार हूं, मैं वर्कआउट करूंगा, मैं सारा सिस्टम लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी नीतियां और किस प्रकार से प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों का भला एस मनोहर लाल सरकार ने। मेरे साथ धरातल पे चलना। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं बैठूंगा आपके साथ। हरियाणा में नहीं बैठेंगे, नहीं, हमारा कैमरा होगा हमारे साथ, आप हरियाणा प्रदेश में कोने कोने में लेके जाऊंगा, चिन्हित तो मैं करूंगा, जगह वहां की हालत दिखाता हूँ। हाँ, ये हम करेंगे, मुझे मंजूर है लांबा साहब, आपका ये जो चैलेंज है मुझे मंजूर है और हम इसको करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। हम बताएंगे प्रदेश के लोगों को कि क्या बदलाव इस प्रदेश में आया है पिछले 8-9 साल में। मुझे भी कई बार लगता है कि शायद मीडिया ने और प्रदेश की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मनोहर लाल जी के साथ न्याय नहीं किया। कई बार क्या होता है, कार्यकर्ता की एक्सपेक्टेशन भी दूसरी होती है। मैंने अभी बहुत बार सुना कई कार्यकर्ताओं कहते हुए कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं और उसके लिए वो ब्लेम करते हैं मनोहर लाल जी को।
बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल इतर है। मनोहर लाल जी किसी अधिकारी कर्मचारी का गलत हाथ नहीं पकड़ते और हर कार्यकर्ता के लिए उनकी नियति रहती है भी तुम अपना काम करो, लेकिन तुम खुद के बेनिफिट के बारे में मत सोचो। किसी को दंड भी तो नहीं दिया आज तक। खूब दंड दिया है, वो भी मैं लिस्ट आपको लाके दूंगा किस प्रकार से आज हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बहुत भय है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और उन्हें जेल भी भेजने का काम किया, वो भी लिस्ट में आपको लाके दूंगा। सुनील जी, आपकी नज़र में अनिल विज जी मुख्यमंत्री सही होते हैं या मनोहर लाल जी सही? नहीं, जो प्रदेश पार्टी ने फैसला कर रखा है वो सही कर रखा है। माने मनोहर लाल जी, मुझे नहीं पता विज साहब होते तो क्या करते, लेकिन माने मनोहर लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ही इज़ वन द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एवर हैड हरियाणा हैड, मतलब हरियाणा का आज तक का सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर है और पूरे प्रदेश के अंदर। वो मैं कह रहा हूँ कई बार क्या होता है कि यश नहीं मिल पाता, तो शायद मीडिया और कार्यकर्ता साथी वो न्याय मनोहर लाल जी के साथ नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। ये साहब योगी जी बिगड़े सिस्टम को 10 साल में ठीक कर देते हैं और मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश सिर्फ थोड़े से जिले 21-22 जिले हैं, सब उनको ठीक नहीं कर पाए। वजह क्या है? न्याय साहब पावर है, आप पावर मेरे को दे दीजिए साहब, एक हफ्ता मैं ठीक करता हूँ। मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, कई बार क्या होता है कि वो न्याय नहीं मिल पाता, आप उन बातों को हाईलाइट नहीं कर पाते। दुष्यंत चौटाला के प्रेशर में मुख्यमंत्री आप दुष्यंत चौटाला का क्या प्रेशर होगा? दुष्यंत चौटाला का क्या प्रेशर होगा? जो करते हैं वो टीआरपी दुष्यंत चौटाला लेके जाता है। लांबा साहब, मुझे लगता है कि अपनी वो स्टेज नहीं है कि आप उन सब बारे में चर्चा करें, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मनोहर लाल जी किसी के प्रेशर में नहीं है और कोई मतलब भी नहीं बनता कि मनोहर लाल जी किसी के प्रेशर में हो। ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं। सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है। सुनील जी हैं हमारे साथ खास बातचीत में। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि बीजेपी अक्सर लीडर कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते। क्यों मैं कई बार फ़ोन करता हूँ, बड़े बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेंगे, सभी आगे A to Z, लेकिन वो कैमरे से बचते नज़र आते हैं, सवालों से बचते नज़र आते हैं। एक दो लीडर आ भी जाते हैं तो वो कहते हैं पहले सवाल क्या पूछेंगे, हम बताएंगे वो पूछना, क्योंकि 10 साल में क्या बदला है क्या नहीं बदला है ये आप लोगों को पता है। 10 साल से पूरी जनता कागज़ों की लाइन में खड़ी है साहब, कागज़ की लाइन बढ़ती जा रही है। एक मज़दूर सारे दिन दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के और CSA सेंटर के बाहर देके जाते हैं भूखे प्यासे, ओठों पे पापड़ी आ चुकी है उन लोगों को, आज ये आज वो कल वो। फैमिली ID के कारण लगभग पेंशन कट चुकी है बुज़ुर्गों की, क्योंकि फैमिली ID बुज़ुर्ग अलग रहते हैं और उनके बेटे अलग हैं। बेटे सर्विस करते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं हैं, वो बेचारे 2,500-3,000 हज़ार रुपये मिलते, उन लोग गुजर बसर करते थे। आज ये बद से बदतर हालत है, कोई किसी की सुनने वाला है नहीं। स्कूलों की बद से बदतर हालत हो चुकी है, हॉस्पिटलों की बद से बदतर हालत है। तो साहब कहाँ का हम जनसंवाद और कहाँ की यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये तो हमारी समझ से परे है। सुनील जी, चलते चलते कुछ कहना चाहोगे लोगों से आप, क्योंकि आप बोलते हैं तो मनोहर लाल से आपका दिल का रिश्ता है और बड़े अच्छे संबंध लगते हैं मुझे। आज के तो इस हमारे संवाद को हम इसी तक सीमित रखते हैं कि मैं जरूर सबसे पहले तो अपनी सॉलिडेरिटी शो करता हूं सभी खिलाड़ियों के साथ। मैं आत्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं हर वो कदम उठाने को तैयार हूं जिससे आपकी जीत हो, आप हारे नहीं। इसके साथ साथ मैं अपने ख्वाब के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हें भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने अंदर झांक के देखें कि क्यों आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, बशर्ते तब जब आप हर मुद्दे पर हर किसी के साथ खड़े होते हो। आज आपके साथ जिस तरह से सिविल सोसाइटी के लोगों को या जनता को खड़ा होना चाहिए था, वो सपोर्ट आपको क्यों नहीं आया, आपको इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बच्चों, मैं सब हमारी बेटियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, हम सब आपके साथ हैं। अगर जनता मंत्र पर जाना पड़े तो कोई बहुत आसान साधारण बात है लांबा साहब, बहुत साधारण बात है लांबा साहब, ये कोई बात थोड़ी, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अभी अगर मुझे कभी कोई कहे कि हाँ पाओ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं इन बेटियों के साथ हूँ। थैंक यू साहब। धन्यवाद लांबा साहब। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान जी बने होते, बेटियों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आज हम यहाँ सोच के आए थे, क्योंकि सुनील जी एडवोकेट साहब हमेशा हर आंदोलन के लगभग खिलाफ ही रहे हैं और खिलाफ ही बोले हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर बातचीत रखते थे। ये हम ये सोच के आए थे आज भी शायद ये खिलाड़ियों के विपक्ष में ही जाके बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे आए तो नज़ारा कुछ और ही मिला। इन्होंने पूरी सपोर्ट की है और कहते हैं अगर हमारी ज़रूरत हुई तो जंतर मंतर पे हम भी जाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।